लेक्चर 2 आज हम लोग फ्रिक्शन का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे और पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन ले लिया फ्रिक्शन का। अब इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा फ्रिक्शन के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे लगता है, रिलेशन क्या होता है उसका, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं और कुछ लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, बेसिकली दो फ्रिक्शन के टाइप्स हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक दोनों कवर करेंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले कंसीडर करिए एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है जिसका कि मास m है। ठीक है, इस पे आपने एक फोर्स लगाना शुरू किया F। इस एक्सपेरिमेंट में आप F को वेरी करते जा रहे हैं विथ टाइम। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी घर में कोई अलमारी या किसी चीज़ को धक्का लगा के कि जब आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो मूव नहीं करता, फिर आप थोड़ा सा फोर्स बढ़ाते हैं तो भी मूव नहीं करता, फिर और थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मूव करने वाला है, और उसके बाद जब बहुत जोर से ताकत लगा के उसे पुश करते हैं तब वो फाइनली अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। तो कुछ वही सिनेरियो का स्टडी है ये कि आखिर कौन सी फोर्स उसे रोकती है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि राइट, एक फ्रिक्शन फोर्स उसे रोक रही होती है, और जब हमारी लगाने वाली फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर जाती है तो वो फाइनली ब्लॉक मूव कर जाता है। तो उसी चीज को थोड़ा सा समझते हैं इसमें डिटेल में। A force F is applied on a block placed on a rough horizontal surface। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस कहने का मतलब है इनके और इनके बीच में फ्रिक्शन मौजूद है। मैंने लिखा है फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का इतना सा मतलब है कि ये स्मूथ नहीं है। अब इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। कैसे एक्ट होगा? वो रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इनिशियली जब इस ब्लॉक को लेते हैं आप और सपोज करिए इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने। ठीक है, तो देखा ये रेस्ट पे था, मूव नहीं किया। फिर आपने इस फोर्स को बढ़ा के 2 न्यूटन कर दिया, ये फिर भी रेस्ट पे रहा। फिर 3 न्यूटन किया, ये फिर भी रेस्ट पे रहा। करते करते आपने देखा कि जब एक पॉइंट पे आप सपोज करिए 12 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये अबाउट टू मूव होता है, बस चलने ही वाला है। ठीक है, सपोज करिए वो न्यूटन, ये आर्बिट्रेरी है, एग्जांपल लिया हूं मैं कि 12 न्यूटन के फोर्स पे आपने देखा कि ये जस्ट अबाउट टू मूव होने वाला है, और फिर फाइनली आपने देखा कि जैसे ही आप 12 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाते हो तो ये मूव कर जाता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? किसी भी मोमेंट पे अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो नेट एफ एक्सटर्नल क्या होगा? 0। इसमें भी नेट एफ एक्सटर्नल 0। सेम चीज सब में होगा। इस वाले केस में भी एफ एक्सटर्नल 0 होगा क्योंकि अभी भी चला नहीं है, अबाउट टू मूव है। इस वाले केस में एफ एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि अब ब्लॉक चलने लगा है। ठीक है, नेट फोर्स अब हमारा आ गया कुछ, तभी ये ब्लॉक मूव करेगा। तो क्या होगा कि जब इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जिस कंडीशन में 0 होगा, जस्ट अबाउट टू मूव, उस केस में हम देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जस्ट इक्वल टू हमारा अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, और जैसे ही वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके बाद और फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। अभी तक क्या हो रहा था कि जब आपने 1 न्यूटन अप्लाई किया तो इस पे ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन अप्लाई हो गया, तभी तो रेस्ट पे रहा। राइट, एफ एक्सटर्नल 0 कैसे होगा? आपका एफ एक्सटर्नल अगर 1 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगेगा, तभी तो इस पे एफ एक्सटर्नल 0 होगा। सिमिलरली अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस पे, मैं किसी मोमेंट पे एफबीडी बनाता हूं, जब ये रेस्ट या अबाउट टू मूव है, ठीक है, मतलब ये सारे केस, लास्ट वाला केस छोड़ के सारे केसेस में इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ का,
ठीक है, एक mg लग रहा है इसका वेट, और नीचे से नॉर्मल रिएक्शन होगा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स आगे लग रहा है तो इसका मोशन आगे की तरफ होना चाहेगा रिलेटिव टू सरफेस, तो सरफेस इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगाएगा। तो रेस्ट की कंडीशन में सपोज आप ये एक्सिस x लेते हैं और ये y लेते हैं, तो फॉर रेस्ट या अबाउट टू मूव वाले कंडीशन में समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब F इक्वल टू एफ आर होगा, ठीक है, एफ आर की वैल्यू F के बराबर होगी, मतलब फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग जा रहा है, ठीक है। जब 1 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लग गया पीछे, जब 2 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन पीछे लग गया, जब 3 न्यूटन फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन का पीछे लग दिया, और इस तरह से ब्लॉक रेस्ट पे रहा। करते करते जब 12 न्यूटन का फोर्स आया तो फ्रिक्शन भी 12 न्यूटन लगा, लेकिन अब आप देखना, आप एक्सपेरिमेंट में देखा आपने कि जैसे ही आपने 12 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाया तो ब्लॉक चल पड़ा। इसका ये मतलब हुआ कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 न्यूटन एक्सीड नहीं कर रही है, इसका ये भी मतलब है। तो ये भी चीज लिख लीजिए, यहां पर लिख लेते हैं, फ्रिक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू above which it cannot increase further, ठीक है। अब इससे ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती, तो आप जब अपना F एक्सटर्नल जो लगा रहे हैं आप, वो इसकी वैल्यू से एफ आर मैक्स है, जब F इज ग्रेटर देन एफ आर मैक्स तो ब्लॉक मूव कर जाएगा, ठीक है। मतलब शुरू में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो रहा है, जब 1 न्यूटन था तो 1 न्यूटन, 2, 3, 4, करते करते वो थोड़े टाइम तक जितना फोर्स अप्लाइड था उतना ही फ्रिक्शन वैल्यू अपनी एडजस्ट कर लिया, ठीक है, चेंज करता रहा, कांस्टेंट नहीं रहा, लेकिन एक वैल्यू के बाद वो बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, एक वैल्यू के बाद वो बढ़ नहीं पाता और उसके बाद ब्लॉक चलने लगता है। तो आपसे कहा गया एफ वर्सेस एफ आर का ग्राफ बनाने को, तो दो कंडीशन थी, एक तो रेस्ट और अबाउट टू मूव वाले के लिए आपने एफ बी डी ए बनाया, दूसरी एफ बी डी आप बनाओगे कि एफ बी डी व्हेन ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव, उस केस में फिर से आपने ये एफ लगा दिया, पीछे एफ आर लगेगा। अब जब ये एफ आर लग रहा है तो ये क्या लग रहा है, एफ आर मैक्स लग रहा है, ठीक है। ये हमेशा जब ब्लॉक चलने लगेगा, वो आगे हम आपको समझाएंगे अभी इसमें, कि जब रिलेटिव मोशन होने लगता है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगती है, ठीक है, एफ आर मैक्स। नीचे आपका एम जी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इसको ले लिया x, इसको ले लिया y। अब समेशन एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर इसका मास m माना है तो f माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए होगा, ठीक है, ये सब आप समझ सकते हैं। अब तो अगर आपको फ्रिक्शन वर्सेस f का ग्राफ बनाया जाए, तो ये वाला जो टाइम फ्रेम था जब फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन से 12 न्यूटन तक थी, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर था, ठीक है, तब तक ब्लॉक रेस्ट पे था। तो इसका ग्राफ ऑब्वियसली समझ सकते हैं, 45 डिग्री एंगल पे लाइन बनेगी, कुछ यूं, ठीक है, ये होगा 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखा गया कि ब्लॉक चल पड़ा, ठीक है, यहां तक था ब्लॉक इन रेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो ग्राफ होता है फ्रिक्शन का, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हिट करता है
FR मैक्स, ठीक है। और जब ब्लॉक चलने लगता है तो ये इतना नहीं लग के बल्कि थोड़ा सा कम लगता है, ये थोड़ा सा डिक्लाइन होता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब आप फोर्स कितना भी बढ़ाते जाएं फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्ट हो रही होती है। यहां तक ब्लॉक रेस्ट पे होता है, यहां पे ब्लॉक इन मोशन आ चुका है। अब ब्लॉक इन मोशन या रिलेटिव मोशन आप कह लीजिए, ब्लॉक इन रेस्ट था, ब्लॉक इन रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये वो वाला फेज है जब 1 न्यूटन से बढ़ा बढ़ा के हमने 12 न्यूटन तक गए, तो 12 न्यूटन इस केस में ये वाली वैल्यू होगी। और जैसे ही ब्लॉक चल पड़ता है वैसे ही फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा और वही कांस्टेंट रहेगा जब तक ब्लॉक चलता रहेगा। ठीक है, अब ये इस फेज को बोलते हैं स्टैटिक फेज, मतलब यहां पे ब्लॉक नहीं चल रहा था, स्टैटिक फेज। और इस पार्ट में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ब्लॉक इन रेस्ट, जितने पार्ट में फिर ब्लॉक चलने लगता है इसको बोला जाता है डायनेमिक फेज। और इस पार्ट में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब भी मोशन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इनिशियली फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, कब तक स्टैटिक होगा, जब तक ब्लॉक रुका रहेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती रहेगी जब तक कि एक सर्टेन वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुंच जाए। उस मैक्सिमम वैल्यू को जैसे ही फोर्स आपकी अप्लाइड क्रॉस करेगी ब्लॉक चल पड़ेगा। ब्लॉक चल पड़ेगा तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ना जाके बल्कि उससे थोड़ा सा नीचे पे कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे पे जाके कांस्टेंट हो जाता है और वो होता है काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है इससे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। ठीक है, अभी हम लोग इसको भी देखेंगे, बल्कि एक लाइन आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। यहां से लेके यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जब ब्लॉक चल पड़ता है तो फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है जिसको बोला जाता है डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब जब हम लोग ये समझ चुके हैं तो हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बोल सकते हैं कि मोटा मोटी 2 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
ठीक है। डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके मैक्स वैल्यू तक जा रहा है तो ये क्या भी होता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, इसको मैं यहां बना देता हूं। इसमें पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बल्कि इसकी प्रॉपर्टीज को यहां से मैं हटा ही देता हूं, ये हम लोग आगे की स्लाइड में देख ही लेंगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं यहां डिस्कस करने का। इसको आप ऐसे समझिए, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्दर डिवाइड किया जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में और रोलिंग फ्रिक्शन में। जैसा कि लैंग्वेज से समझ में आता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब होता है जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक FR लगेगा, दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तब होता है जब एक सरफेस पे दूसरा सरफेस रोल कर रहा है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ के केस में लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें मान लिया ये FR लग रहा है, ठीक। तो दोनों की ऐसा देखा जाता है कि जब दोनों सरफेसेस सेम हैं, दोनों सेम मटेरियल के हैं और एक में स्लाइड हो रहा है एक में रोलिंग हो रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन आपका कम होता है, फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। और इसीलिए आपके रियल लाइफ में बहुत सारे रोलिंग के एग्जाम्पल देखते हो, व्हीकल्स में बियरिंग्स यूज होते हैं इसीलिए, क्योंकि वो फ्रिक्शन कम करता है, उसमें रोलिंग एलिमेंट यूज होता है। बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ओवरऑल फ्रिक्शन कम कर देता है, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन के पावर ट्रांसमिट करता है और आपका फ्रिक्शन कम करता है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहीं ज़्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है और वो होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, एंड दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन मोटा मोटी। अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, हम लोग वो अपना ग्राफ रिक्रिएट कर लेते हैं फिर से। ये हमारा FR था, ये हमारा F था। और ये पार्ट को हम लोग बोल रहे थे ठीक है। दिस वॉज आवर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू था, इसकी वैल्यू को हम बोलते थे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसी को समराइज कर लिया जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन
ब्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है। when there is no relative motion between block and surface, but कब लगेगा, but there is tendency of रिलेटिव मोशन, ठीक है। क्यों है ये टेंडेंसी? क्योंकि आप एक फोर्स F लगा रहे हैं तो इसमें चलने की टेंडेंसी है आगे, लेकिन फ्रिक्शन इसको ऐसा करने से रोक रहा है। तो जो फ्रिक्शन रोक रहा है उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा, इट इज सेल्फ एडजस्टेबल। इट इज सेल्फ एडजस्टेबल कहने का मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेके मैक्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जाती है। वैल्यू बिटवीन 0 टू FR मैक्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन, आप ध्यान से सोचिए अगर कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर FR मैक्स नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के अलावा भी, हम लोग देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगले स्लाइड में, जब तक कि इफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट या ऐसे लिखिए आप इसको दूसरे लैंग्वेज में, फॉर जब तक कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम रहता है, फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन FR मैक्स या लिमिटिंग वैल्यू, जब तक ये लिमिटिंग वैल्यू से कम रहता है तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? सिर्फ आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी, क्योंकि उसी के बराबर है ये। इट ओनली डिपेंड्स ऑन फोर्स F अप्लाइड। जितना फोर्स की वैल्यू उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, बाकी किसी चीज पे नहीं डिपेंड करेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मटीरियल, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेट्रा एनी अदर थिंग, ठीक है। किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा ये, सिर्फ और सिर्फ जो आप फोर्स F अप्लाई कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आपका सेल्फ एडजस्टेबल है, ये 0 से FR मैक्स तक जाता है। ये बस ये ग्राफ ध्यान रखना आप कि यहाँ से ये जो 45 डिग्री वाली लाइन होती है, 45 डिग्री क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे बराबर होगी, ठीक है। तो ये वाला रेड वाला पार्ट स्टैटिक फ्रिक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये था आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं जो कि ब्लू वाला पार्ट है, दैट इज सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन की अब अगले साइड में बात करेंगे, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एक बार फिर से ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। दिस वाज योर F, और F क्या था?
इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में ब्लॉक होता है अबाउट टू मूव। ठीक है, तो इसको अब डिफाइन करते हैं हम लोग। इस केस में भी F की वैल्यू FR होगी। ये चीज़ ऊपर वाले में भी लिख लीजिएगा आप, स्टैटिक फ्रिक्शन के में भी F इज इक्वल टू FR। ठीक है, तभी ये रेस्ट पे था। इस केस में भी रेस्ट पे है, रेस्ट पर है, बट अबाउट टू मूव है, लेकिन फिर भी क्योंकि रेस्ट पे है तो F इक्वल टू FR होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का सबसे पहला डेफिनेशन कब ये होता है? व्हेन द ब्लॉक is still at rest but about to move with respect to the surface। ठीक है, जिस सरफेस पे ये रखा है उसके रिस्पेक्ट में जस्ट अबाउट टू मूव वाले कंडीशन में होगा, तो जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा वो FR मैक्स होगा। ठीक है, और उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं और मैक्सिमम अवेलेबल, मतलब इससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है दोनों सरफेस के बीच। मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यूं भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसे। ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, जैसा हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में बोला ये सेल्फ एडजस्टेबल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो ये इट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू, बट इसकी कोई रेंज नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको फॉर्मुलाइज किया जा सकता है। द फॉर्मूला फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन FR मैक्स ये होता है, अभी सिर्फ इसको समझ लीजिए, म्यू एस टाइम्स एन, जहां पर एन होता है नॉर्मल, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये होता है नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो उस पर डिपेंड करेगा, और जो नॉर्मल एक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स F पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये चीज़ आप लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट डज नॉट अनलाइक अदर स्टैटिक फोर्स जो था, वो जो कि अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड कर रहा था, लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स। तो अगर आपसे जनरल स्टेटमेंट दिया जाए क्या स्टैटिक फोर्स अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड कर, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है? हाँ, तब तक, कब तक, जब तक कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू ना हो रही हो। अदर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन म्यू एस एंड एन, सिर्फ इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा ये। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे फॉर्मूला, इसका क्या मतलब है। ठीक है, बस इतना अभी इसको समझिए आप कि ये फॉर्मुलाइज किया जा सकता है कुछ इस तरह से, म्यू टाइम्स एन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन। अब थर्ड कैटेगरी आती है काइनेटिक फ्रिक्शन, या क्या भी बोल रहे थे इसे, डायनेमिक फ्रिक्शन। तो ये वो वाला केस था जब ब्लॉक इस पे चल पड़ा था। ठीक है, कुछ v या a आ गया था एक्सीलरेशन, ये f था,
एफ आर लग रहा था, ये मैक्स ना लिख के अब मैं इसको के लिखूंगा। पहले की स्लाइड में मैंने इसको मैक्स लिखा था क्योंकि मैं वहां पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम से आप जान चुके हैं ग्राफ से ही कि ये थोड़ा सा कम लगता है। इसको मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा। ठीक है, ये वाले पार्ट का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, इसका नाम है एफ आर के। ठीक है, एफ आर और ये एफ। ठीक है, इट एक्ट्स व्हेन देयर इज relative motion between the block and the surface। ठीक है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में जब रिलेटिव मोशन है तब ये एक्ट कर रहा है। ठीक, तो आप ये समझ सकते हैं रेस्ट में नहीं है, मोशन की कंडीशन है ये। ठीक है, मतलब F माइनस एफ आर आपका नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, तभी तो ये मूव करेगा आगे और तब इस पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, पीछे लगेगा, एफ आर के। ठीक है, तो सबसे पहला कि कब लगता है, जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा होता है। ठीक है, इट इज लेस देन, इट इज लेस देन, जैसा कि ग्राफ से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। इट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगेन इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, वो होती है एफ आर के इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन। ठीक है, फिर से वही, ये कोफिशिएंट होता है, ये नॉर्मल होता है। अब इसमें इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे जब कोफिशिएंट का अलग से एक डिस्कशन लेंगे, और ये होगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये भी आपका अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड्स ऑन म्यू के, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। ठीक है, दिस, जैसे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस और एन पे डिपेंड कर रहा था, वैसे ये म्यू के और एन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, म्यू के पे और एन पे। ठीक है, अब फर्दर काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं। तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है। तो डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक फ्रिक्शन हैज टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ कांटेक्ट। अभी बताता हूं इसका क्या मतलब है। इस केस में आप देख सकते हैं ब्लॉक एम जो है मास का सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे स्लाइडिंग कांटेक्ट। तो स्लाइडिंग कांटेक्ट के केस में जो डायनेमिक फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन हो रहा है रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन जब होता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो उस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का इज अ टाइप
जिसका नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ऑन अनदर, ठीक है, जब एक सरफेस दूसरे पे स्लाइड कर रहा हो, देन काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग, जो एक्ट हो रहा है, इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी एफ आर, स्लाइडिंग बोल दीजिए इसे, इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स, या म्यू के बोलेंगे, म्यू एस हम स्टैटिक के लिए यूज करते थे, ठीक है, म्यू के टाइम्स एन। म्यू के होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, या स्लाइडिंग बोल दीजिए, या डायनेमिक बोल दीजिए, एनीथिंग यू कैन से, ठीक है। और एन तो आप जानते ही नॉर्मल होता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है म्यू के टाइम्स एन, जिसको नॉर्मल आप स्लाइडिंग ना बोल के नॉर्मल टर्म्स में काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा कैटेगरी होता है रोलिंग कांटेक्ट के केस में, जब एक सरफेस दूसरे पे रोल कर रहा हो, तब जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होता है, क्योंकि अभी भी तो रिलेटिव मोशन है, तो जो फ्रिक्शन एक्ट होगा स्टैटिक तो होगा नहीं, काइनेटिक होगा, तो उस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन सरफेस रोल्स ऑन अनदर, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसको एफ आर से डिनोट करते हैं, एफ रोलिंग, और इसकी वैल्यू होती है म्यू रोलिंग टाइम्स एन, ठीक है। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताया कि दो बॉडीज़ के बीच में अगर स्लाइडिंग कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी जब उनके बीच में रोलिंग कांटेक्ट है, ठीक है। दो मटेरियल ले लीजिए आप, फॉर गिवन सेट ऑफ मटेरियल, अगर वो दो बॉडी आपस में स्लाइड कर रही हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, अगर वो आपस रोल कर रही हैं तो कम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ लिखिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मटेरियल या बॉडीज, एफ आर एस आपका ज़्यादा होता है एफ आर से, और म्यू के आपका ज़्यादा होता है म्यू आर से, ठीक है। कोफिश, क्योंकि एन तो कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है। एफ आर एस मतलब फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होगा रोलिंग फ्रिक्शन से, और इसका ऑब्वियसली मतलब हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन इज मोर देन कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और इसी के लिए आप देखते हैं कि रोलिंग एलिमेंट्स यूज होते हैं हर जगह, ठीक है। शाफ्ट में बियरिंग्स यूज होती हैं, आपके कार्स के क्यों रोटेट व्हील लगे होते हैं, टायर क्यों लगे होते हैं, क्यों नहीं स्लाइड करती है वो, क्योंकि स्लाइडिंग में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट की। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जैसा कि आप लोग देखे आगे भी कि इट इज डिफाइंड फॉर, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए डिफाइंड नहीं था, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए डिफाइंड था। इट इज डिफाइंड फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक एक करके दोनों को फॉर्मुलाइज फिर से कर लेते हैं। फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ आर मैक्स जो हम लोग बोल रहे थे, दैट इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन, ठीक है।
म्यू एस आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोल रहे थे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू एस जो होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस तब एक्ट हो रहा होता है व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव। ठीक है, म्यू एस तब होगा व्हेन लिमिटिंग कंडीशन में ब्लॉक इज अबाउट टू मूव। स्टैटिक वाले पार्ट का इनिशियल पार्ट नहीं, जब रेस्ट पे आराम से पड़ा रहता तब नहीं, जब अबाउट टू मूव होगा, जब मतलब कि एफ की वैल्यू एफ आर के बराबर होगी, एफ इज इक्वल टू एफ आर। ठीक है, अब म्यू एस किसका फंक्शन है? म्यू एस डिपेंड करता है आपका, म्यू एस डिपेंड्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है वो मटेरियल ऑफ बोथ द बॉडीज। ठीक है, किस टाइप की दोनों किस उसके बने हैं, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी। एक्सटर्नल कंडीशंस कहने का मतलब, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो बॉडीज के बीच में सोप वाटर डाल दें या ऑयल डाल दें या कोई अदर फॉर्म ऑफ लुब्रिकेशन डाल दें तो वो म्यू आपका कम हो जाएगा, ड्रेस्टिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल ऑफ बोथ बॉडीज और एक्सटर्नल कंडीशंस पे म्यू एस डिपेंड करेगा। इसी म्यू एस को बोलते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये डिफाइन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक में स्लाइडिंग लेते हैं हम लोग पहले, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, हमने डिफाइन किया था एफ आर के इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन। म्यू के को ही हम लोग बोल रहे थे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, या डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, डायनेमिक भी बोल सकते हैं, या स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, देयर इज रिलेटिव मोशन होगा यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब अब ब्लॉक आपका आगे चल पड़ा है, एफ माइनस एफ आर के आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एफ आर के आपका दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एफ आर के आपका हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एफ आर के आपका हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग वाला केस हो गया ये। ठीक है, अगेन म्यू के भी आपका किस पे डिपेंड करेगा? वही ऊपर की दो कंडीशन, मटेरियल ऑफ बोथ द बॉडीज और एक्सटर्नल कंडीशंस पे। सेम है इसका भी। ठीक है, अब फॉर काइनेटिक में रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो ये वाला कौन सा केस था? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रोल कर रही है। ठीक है, when one body
रोल्स ऑन अनदर, जैसा कि हम लोग ने ऊपर देखा है, ठीक है। तो एफ आर क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू आर टाइम्स एन, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर कैपिटल आर यूज किया था कि स्मॉल आर, कैपिटल आर यूज किया, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर यूज करते हैं। म्यू आर आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अगेन म्यू आर भी सेम चीज पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ बोथ द बॉडीज, सॉरी बोथ द बॉडीज और एक्सटर्नल कंडीशंस पे। ठीक है, ये था आपका म्यू आर या रोलिंग फ्रिक्शन। अब जो जनरल रिलेशन होता है, जनरल रिलेशन होता है दैट इज, जो आप ग्राफ से समझ सकते हैं, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ बॉडीज या मटेरियल्स, मतलब दो गिवन हो गए, दो सरफेस आपके क्या इस मटेरियल के हैं, तो ऐसा पाया गया कि सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उस स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी सबसे कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे ज़्यादा होगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर आप इस एनालॉजी से हटा दीजिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ठीक है, तो आपका ये पाएंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो बेसिक अगर कोई दो मटेरियल है आपको, रोलिंग और स्लाइडिंग के बीच में हमेशा स्लाइडिंग ज़्यादा आएगा रोलिंग से, ठीक है। तो म्यू आर इज लेस देन म्यू के, और एफ आर या एफ आर इज ग्रेटर लेस देन एफ के, ठीक है। काइनेटिक से रोलिंग वाला पार्ट हमेशा कम आएगा। तो ये था आपका कोफिशिएंट्स के बारे में जनरल डिस्कशन, ठीक है। एक चीज जो मैं बताना भूल गया वो ये कि जब मैं ये रिलेशन लिख रहा हूं लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, एक सेकंड, किस स्लाइड पे है, हाँ, कोफिशिएंट के साइड पे लिखते हैं इसे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इट इज डिफाइंड फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर मैं ये लिखूंगा अगला लाइन कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, ठीक है, और उसी से ये डेफिनेशन आती है फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। अब हम इसमें दो अलग कैटेगरी कर सकते हैं कि लिमिटिंग के केस में ये म्यू एस हो जाएगा और काइनेटिक के केस में म्यू के हो जाएगा। वो आता यहीं से है कि फ्रिक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल से, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, तो इसको काइंडली नोट कर लीजिए, हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में ये कवर किया हुआ है, ठीक है। फ्रिक्शन आपका नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज म्यू। तो जब आपका लिमिटिंग वाला केस होता है तो ये म्यू एस हो जाता है, और जब काइनेटिक वाला केस होता है तो ये म्यू के हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये बड़ा आसान है,
मतलब जो हम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी पढ़ा उसी का समेशन कह लीजिए आप। तो 4 बेसिक लॉज होते हैं, 4 लॉज ऑफ फ्रिक्शन। पहला क्या होता है कि फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। काइनेटिक जब मैंने बोला तो इसमें रोलिंग इंक्लूडेड है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। ठीक है, एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी जो मैंने आपको जस्ट बताया। तो इसी का 2 केस हो जाएगा, एफ आर कौन सा, स्लाइडिंग, सॉरी लिमिटिंग, एफ आर मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन हो जाता है, और एफ आर के होता है म्यू के टाइम्स एन। ठीक है, ये था पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या होता है, दूसरा लॉ होता है कि फ्रिक्शन, मतलब इट मैंने लिख दिया, इसको लिखिए, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो एरिया उनके बीच का कम है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा उनके कितनी एरिया ऑफ कांटेक्ट है। फ्रिक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि एफ आर नॉर्मल कितना है, म्यू कितना है, और स्टैटिक के केस में आपको पता है कि अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे तो नहीं डिपेंड करता, ये सेकेंड लॉ है। ठीक है, तो इसका एक सब पार्ट लिख लीजिए, फॉर लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन it depends on mu and n, and for static friction less than fr max, ठीक है, it depends on applied force। ठीक है, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा। ओके, तो अब चलते हैं थर्ड लॉ पे। दो लॉ हो गए आपके, पहला लॉ कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल है, दूसरा लॉ कहता है कि डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तीसरा लॉ कहता है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ surfaces in contact as well as type of contact। ठीक है, मतलब कौन से मटेरियल है, पेयर ऑफ मटेरियल, उनके बीच का कांटेक्ट कौन सा है। ठीक है, और इसी का हमने देखा था कि रोलिंग फ्रिक्शन, जब रोलिंग कांटेक्ट होता है दैट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक, ये थर्ड लॉ है। अब आता है लास्ट लॉ, चौथा लॉ। चौथा लॉ क्या होता है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर में जो पढ़ा उसी का ये समेशन था, चारों लॉ। ठीक है,
ये था लॉज ऑफ फ्रिक्शन, बस इतना है। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ समझाने का है नहीं, बस एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, जो ऑलरेडी स्लाइड 1 में जो ग्राफ बनाया था बेसिकली वही है, एक लमसम आप समझ लीजिए कि एक सरफेस पे ब्लॉक m रखा है, मास दिया है 10 kg। अब आपको म्यूएस और म्यू के दोनों दिया है। म्यूएस क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। म्यू के क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो ये रफ सरफेस है, मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। आपने फोर्स F लगाया 5t, t टाइम है आपका, ठीक है। तो t के साथ आपका, टाइम के साथ आपका फोर्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। t के साथ फोर्स जब बढ़ता जाएगा तो पहले आपको पता है कि जितना फोर्स रहेगा उतना ही फ्रिक्शन होता जाएगा। कब तक? जब तक फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच जाएगा। उसके बाद ब्लॉक चल पड़ेगा। ब्लॉक चल पड़ेगा तो फ्रिक्शन आपका एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले सारे फ्रिक्शन की वैल्यूज निकाल लेते हैं। निकालने के लिए पहले आपको एफबीडी बनानी पड़ेगी इसकी। देखिए, सबसे पहला स्टेप तो एफबीडी बना लेना है फर्स्ट पार्ट में। तो इसका मास अपने को 10 kg दिया है, जी की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, तो ये 10g हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, और ये 5t का फोर्स, और इधर आएगा Fr, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है n की वैल्यू 10g इज इक्वल टू 100, ठीक है, 100 न्यूटन। n हटा देता हूं मैं क्योंकि n के लिए हम लोग नॉर्मल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। n की वैल्यू 100 हो जाएगी। अब सबसे पहले चीज आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज Fr मैक्स। वो कितनी होती है? वो होती है म्यू के टाइम्स n। म्यू के की वैल्यू कितनी दी है? 0.08। n की वैल्यू कितनी है? 100, तो ये कितनी हो जाएगी? 8। दूसरी चीज आप कैलकुलेट करेंगे कि Fr के कितना होगा, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती थी, Fr के, दैट इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स n। म्यू के कितना है? सॉरी, मैंने यहाँ म्यू के नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी, ये आपका म्यू एस होगा। Fr लिमिटिंग फ्रिक्शन में म्यू स्टैटिक यूज होता है। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.1 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। अब Fr के जब निकालेंगे तो आएगी 0.08 इंटू 100 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज निकल गई। तो ये जैसे ही दोनों वैल्यूज निकली तो आप ग्राफ तो आप बना ही सकते हो। F वर्सेस T का तो ग्राफ आप इजीली बना सकते हो, 5t का ग्राफ बनेगा। तो उसको बनाने से पहले मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ चीज़ों को, ठीक है। Fr मैक्स की वैल्यू हो गई 10, Fr के की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है मेरी? 100। तो वो वाला पार्ट की एफबीडी बना लेते हैं जब ब्लॉक रेस्ट पे है, व्हेन ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो कब तक होगा? जब तक कि F की वैल्यू Fr मैक्स तक रहेगी। तो वो तब होगा जब व्हेन F इज लेस देन इक्वल टू Fr मैक्स, ठीक है। यहां तक ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। इस पे बनेगा F, इधर लगेगा Fr, ठीक है। ये होगा mg, ये होगा नॉर्मल, और ब्लॉक रेस्ट पे होगा, ठीक है। अब ये Fr की वैल्यू लेस देन इक्वल टू Fr मैक्स होगी, ठीक है। F की वैल्यू होगी 5t। इस केस में Fr की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
लेस देन इक्वल टू एफ आर मैक्स ना लिख के मैं इसको लिखता हूं इक्वल टू एफ, क्योंकि जितना फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। एफ आर की वैल्यू 5T हो जाएगी। ठीक है, ये तब जब ब्लॉक रेस्ट पे था। जब ब्लॉक चल पड़ा, जब ब्लॉक चल पड़ा तो उसकी क्या एफबीडी होगी? ब्लॉक इन मोशन। ठीक है, अच्छा यहां से एक और चीज निकल सकता है। एफ आर मैक्स की वैल्यू आपको 10 दी हुई है और एफ आर की वैल्यू आपने कर दी 5T, तो वो टाइम निकाल लीजिए, कब टाइम तक ये रेस्ट पे रहेगा। कब? जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये अपनी अटेन कर लेगा और वो फोर्स के अप्लाइड के बराबर होगी। तो 5T की वैल्यू अगर आप 10 डालेंगे तो T इज इक्वल टू 2 आएगा, मतलब टाइम T इक्वल टू 2 तक ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ठीक, तो ये हमारा पहला चीज निकल गया। ठीक है, अब T ग्रेटर देन 2 के लिए हो गया ब्लॉक मोशन में। इस पे ये 5T का फोर्स लग रहा था और ये अब एफ आर के की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर मैं x मान लूं और इसको मैं y मान लूं तो समेशन एफ एक्स कितना हो जाएगा? 5T माइनस एफ आर, 5T माइनस एफ आर के। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 5T माइनस एफ आर के की वैल्यू हमने ऊपर से 8 निकाली हुई है और समेशन एफ एक्स को एम ए के बराबर कर दीजिए। समेशन एफ एक्स को एम ए एक्स कर दीजिए। तो एक्सीलरेशन अगर आप निकालेंगे ए एक्स डायरेक्शन में, दैट इज 5T माइनस 8 डिवाइडेड बाई एम। एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना दिया एम क्वेश्चन में? 10। तो 10 अगर आप इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा हाउ मच इट विल इट बी? 1/2T माइनस 0.8, मतलब इसको 0.5T माइनस 0.8 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन टाइम 2 इक्वल टू 2, T ग्रेटर देन 2। तो अगर आप एक्सेलरेशन को सम करेंगे सो T इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन आपका 0 है। ठीक है, और T जैसे ही ग्रेटर देन 2 हो रहा है तो एक्सेलरेशन आपका आ जा रहा है 0.5T माइनस 0.8। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल है। जब तक ये ब्लॉक रेस्ट में था, कब तक? जब तक आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो रहा था। अप्लाइड फोर्स आपको टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो निकालेगा उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर कर दीजिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 10 निकाली आपने, लिमिटिंग की वैल्यू, तो वो टाइम निकल जाएगा कि जब अप्लाइड फोर्स आपका लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो रहा है, टाइम T इक्वल टू 2। तो तब तक वाला पार्ट ब्लॉक आपका मोशन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इस फोर्स की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ले लेगा, दैट इज 8, और ब्लॉक चल पड़ेगा। चल पड़ेगा तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा ये। तो अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो वेरी इजीली बना सकते हैं अब। अगर स्ट्रेट नहीं बन रहा तो माफ करना। ये है एफ का ग्राफ, ये है टाइम का ग्राफ।
तो टाइम वर्सेस एफ के ग्राफ में तो आप इजीली बना सकते हो 5t का ग्राफ, ठीक है। ठीक है, ये कुछ बन जाएगा। एफ आर की वैल्यू बहुत समय तक एफ रहेगी, ये हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा स्लैंट बना देता हूँ। ये 5t है, ठीक है। अब बात करते हैं एफ आर की। एफ आर का आपको पता है t इक्वल टू 2 तक, लेट सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ऐसा कुछ है। तो t इक्वल टू 2 तक ये 5t के बराबर ही रहेगा, ठीक है। t इक्वल टू 2 तक ये 5t के बराबर रहेगा और ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद ये थोड़ा सा ड्रेस्टिकली कम, काइनेटिक में थोड़ा सा कम होता है ये, और फिर ये टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, मैक्सिमम होगा तो इसकी वैल्यू होगी 10, और यहाँ तक इसकी वैल्यू 5t हो जाएगी, ठीक है। ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो सारी चीज़ें। दिस इज योर एफ आर एंड दिस इज योर एफ आर मैक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 होगी, ठीक। टाइम t इक्वल टू 2 पे अटेन हो रहा है एफ आर की वैल्यू, एफ आर मैक्स, ठीक है। एट t इक्वल टू 2 एफ आर इज इक्वल टू एफ आर मैक्स, क्योंकि इसी कंडीशन में ब्लॉक अबाउट टू मूव होने वाला है, ठीक है। तो ब्लॉक अबाउट टू मूव वाले कंडीशन में आपकी फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इक्वल टू अप्लाइड फोर्स हो जाएगी। तो अप्लाइड फोर्स आपका 5t है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, म्यू एस टाइम्स एन, दैट इज 10। तो टाइम आ जाता है आपका 2। तो टाइम t इक्वल टू 2 पे आप मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 10 दिखा दो, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, मोशन में आ जा रहा है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट 8 हो जा रही है। अब आप ये एक्सेलरेशन बना सकते हो कि टाइम t इक्वल टू 2 तक ये रेस्ट पे रहा, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 2 तक ये रेस्ट पे रहा, तो इसका ग्राफ जीरो एक्सेलरेशन का बनेगा। उसके बाद इसका ग्राफ बन रहा है t ग्रेटर देन 2 पे अचानक 0.5t माइनस 0.8। तो जस्ट जो 2 पे वैल्यू होगी, जस्ट 2 से देखो, 2 पे तो एग्जैक्ट वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे ही 2 से जस्ट ज्यादा बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 डाल के चेक कर लीजिए, 0.2 आएगी। तो ये अचानक से इसमें जंप आता है एक, वो जंप इसीलिए आता है क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू अचानक 10 से नीचे 8 आएगी, और ये कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है। ये इसका इक्वेशन होगा 0.5t माइनस 0.8, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो बड़ा इजी है ये सब बनाना, अगर आपको बस ये ग्राफ ध्यान में रहना चाहिए फ्रिक्शन का, कि ये स्टैटिक पार्ट ऐसे इक्वल टू एफ हो जाता है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, बस। उसके बाद तो आप एफ माइनस एफ करके एक्सेलरेशन तो आप एनी डे निकाल सकते हो, ठीक है। ये था आज का लेक्चर टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे के लेक्चर्स में। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।